हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। आज फिर हम उत्तरी अमेरिका की क्लास नंबर 3 लेकर के आए हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने क्लास नंबर 2 देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके क्लास नंबर 2 देख सकते हैं, क्योंकि क्लास नंबर 2 देखने के बाद ही आपको क्लास नंबर 3 समझ में आएगी। तो ऑफलाइन वाले अपने साथ नोट्स बनाकर चलिएगा, ठीक है, क्योंकि वहीं से चल रहा है जहाँ से आपका रुका था। तो आज क्लास 3 में मैं उत्तरी अमेरिका का मेन पोर्शन ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सके, ठीक है। और लाइक शेयर तो शायद अब तक कर भी दिया होगा, आई होप सो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, उत्तरी अमेरिका क्लास नंबर 3। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो तीसरे भाग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, या तीसरे भाग का नाम होगा पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक मतलब समझाता हूं, तो बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर ये कॉर्डिलेरा क्या होता है, तो ध्यान से समझो। कॉर्डिलेरा, सबसे पहले ये टर्म समझते हैं, कॉर्डिलेरा क्या है। देखो ध्यान से, मान के चलिए एक माउंटेन यहां है, एक माउंटेन यहां है, एक माउंटेन यहां है, एक माउंटेन ऐसे है, एक माउंटेन ऐसे है। तो क्या इन पर्वतों के समूह का कोई अरेंजमेंट लग रहा है? नहीं लग रहा है भाई। या तो ये ऐसे होने चाहिए सारे पर्वत, या फिर पर्वत एक दूसरे के ऐसे होने चाहिए। अगर ऐसे है तो मैं कहूंगा माउंटेन चेन है, पर्वत श्रेणी है। और यदि ऐसे है तो मैं कहूंगा क्या है, पर्वतीय श्रृंखला है, माउंटेन चेन है। लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। तो कॉर्डिलेरा का मतलब है डिसअरेंजमेंट ऑफ माउंटेन, यानी कि पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम। इसको ही क्या कहते हैं हम, कॉर्डिलेरा कहते हैं। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा का मतलब हो गया कि वह कॉर्डिलेरा जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है, उसे क्या कहेंगे, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। आई होप आपके ये बात क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए तो पहले समझते हैं ये है कहां। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं उत्तरी अमेरिका का, और उसके बाद इसको समझना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये हो गया उत्तरी अमेरिका का नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जो डिसअरेंजमेंट ऑफ माउंटेन है, पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम है, उसे ही क्या कहते हैं, पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, याद है मैंने आपको बताया था यहां है अलास्का, यहां है कनाडा, यहां है कनाडा, यहां है अमेरिका, और यहां है मैक्सिको, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले भाग की, इस वाले भाग की। इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहा जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? तो एक सीधी सी टर्म लिखते हैं हम, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित पर्वतीय भाग को, पर्वतीय भाग को क्या कहते हैं, पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। वेस्टर्न माउंटेनियस वेस्टर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड पश्चिमी कॉर्डिलेरा। क्या कहते हैं इसको,
इसी चीज को क्या कहते हैं? पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। आगे का पॉइंट समझो जरा ध्यान से। इसी उत्तरी अमेरिका में यहां पर दो रेंज पड़ती है, एक यहां और एक इसी के दक्षिण में यहां। इस वाली रेंज को तो कहते हैं ये वाली जो रेंज है इसे कहते हैं ब्रुक्स श्रेणी। क्या कहते हैं? ब्रुक्स श्रेणी। और इस वाले को कहते हैं अलास्का श्रेणी। क्या कहते हैं? अलास्का श्रेणी। तो ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी। तो याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में इन द नॉर्थ क्या है? ब्रुक्स श्रेणी स्थित है। ब्रुक्स श्रेणी स्थित है। और इसी ब्रुक्स रेंज या ब्रुक्स श्रेणी के दक्षिण में, इसी ब्रुक्स श्रेणी के साउथ या दक्षिण में याद रखेंगे अलास्का रेंज है। कौन सी श्रेणी है? अलास्का श्रेणी स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में दो रेंज पड़ती है, एक पड़ती है ब्रुक्स श्रेणी और एक पड़ती है अलास्का श्रेणी। अब ध्यान से समझो भाई, यहां पर इसी अलास्का श्रेणी में है उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वोच्च या उत्तरी अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी। यहां क्या है? याद रखेंगे इस अलास्का रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है, जो सर्वोच्च हाईएस्ट पीक, जो सर्वोच्च चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, या फिर इसको देनाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देनाली। इसकी ऊंचाई 6198 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6198 मीटर है। और माउंट मैकिनले जो है ये अलास्का रेंज की या अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, उसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? माउंट मैकिनले। तो ये क्या है? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। तो यहां पर हमें क्या मिल गई? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी भी मिल गई। अब क्या है कि ये जो ब्रुक्स रेंज है और ये अलास्का रेंज है, इन दोनों श्रेणियों के बीच यहां पर इस वाले एरिया में एक घाटी स्थित है जिसका नाम है यूकान घाटी। यहां पर एक घाटी है जिसका नाम है यूकान घाटी। तो ये जो ब्रुक्स रेंज है और अलास्का रेंज है, इन दोनों के मध्य ही, इन दोनों के मध्य, इनके मध्य यूकान घाटी स्थित है। यूकान वैली, यूकान घाटी स्थित है। यूकान वैली क्या है? स्थित है। और इस यूकान घाटी में ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। क्या है? वोल्केनो। इसी यूकान घाटी में क्या स्थित है? ज्वालामुखी स्थित है। और ये ज्वालामुखी बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं, कवर्ड बाय स्नो। बर्फ से क्या है? ढके हुए हैं। अब एक बात बताओ, जब कोई जलती हुई चीज जो जल सकती है और उसके ऊपर से बर्फ है नहीं है, तो होता क्या है कि ज्वालामुखी के ऊपर बर्फ जमी होने के कारण यहां भारी मात्रा में धुआं निकलता है। क्या निकलता है? बर्फ से ढके होने के कारण यहां से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, या अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता है। अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता है, धुआं निकलता है।
स्मोक जो होता है वो हाई अमाउंट में निकलता है। और याद रखेंगे इसीलिए इस यूकान घाटी को हजारों धुआरों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजारों धुआरों या धुआओं की भूमि। लैंड ऑफ 1000 स्मोक। लैंड ऑफ 1000 स्मोक, हजारों धुआरों की भूमि किसे कहते हैं? यूकान घाटी को। आई होप आप सभी लोगों के ये बात क्या आई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको साथ के साथ क्या करते चलना, नोट। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए। या एक चीज और देखो, आप इसे यहां पर हजारों धुआरों की भूमि या घाटी भी कह सकते हो। हजारों धुआरों की घाटी, लैंड ऑफ 1000 स्मोक या फिर वैली ऑफ 1000 स्मोक, ये भी कह सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब होता क्या है, बड़े ध्यान से समझो। जहां पर अलास्का रेंज है, इसी अलास्का रेंज से थोड़ा नीचे आने पर ये वाला जो एरिया है, ये जो श्रेणी है इसे कहते हैं तटीय श्रेणी। ये फैली हुई है लंबी, इसको क्या कहते हैं? तटीय श्रेणी। अलास्का श्रेणी के बाद, अलास्का श्रेणी से जैसे ही आप नीचे उतरोगे, जैसे ही आप नीचे जाओगे, या अलास्का श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। अलास्का श्रेणी के दक्षिण में पड़ता है तटीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी पड़ती है? तटीय श्रेणी। और इसी तटीय श्रेणी के दक्षिण में पड़ता है क्या? आंसर होगा कैस्केड श्रेणी। इसी के नीचे पड़ती है कैस्केड श्रेणी, और इसी कैस्केड श्रेणी के नीचे पड़ता है सिएरा नवेदा पर्वत। सिएरा नवेदा पर्वत। देखो, सबसे पहले हो गया अलास्का श्रेणी, इसी के बाद हो गया कौन सा? तटीय क्षेत्र। इसी के बाद यहां पर पड़ता है ये, इसको कहते हैं क्या? कैस्केड। कैस्केड श्रेणी। इसी के नीचे फिर यहां पर पड़ता है सिएरा नवेदा पर्वत। सिएरा नवेदा पर्वत यहां पर। तो एक रेंज चलती है इस तरीके से नीचे की तरफ। ये हो गया तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसी श्रेणी के या इन्हीं चारों के समांतर, ऐसे इन्हीं चारों के समांतर एक रेंज चलती है, और इसी रेंज को कहते हैं रॉकी माउंटेन। इसी रेंज को क्या कहते हैं? रॉकी पर्वत। इसी रेंज को क्या कहते हैं? रॉकी पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? रॉकी पर्वत श्रेणी। तो इसी के समांतर एक रेंज चलती है, इसी के समांतर एक रेंज चलती है, और ये रेंज किसकी है? रॉकी पर्वत श्रेणी की। और इसी पूरी सिस्टम को बोला जाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा। इसी पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। क्या बोला जाता है भाई? पश्चिमी कॉर्डिलेरा, इसी पूरे सिस्टम को। उसके बाद देखो जरा, यहां एक तो यहां पड़ती है कास्केड रेंज, और यहां पड़ता है रॉकी माउंटेन। इसी कास्केड श्रेणी और रॉकी माउंटेन के बीच में कुछ चीजें हैं। इसी कैस्केड श्रेणी और रॉकी माउंटेन, इन दोनों के बीच में कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे यहां लिख लो। सबसे पहले यहां पड़ता है
एक पठार, इस पठार का नाम है कोलंबिया का पठार। क्या कहते हैं इसको? कोलंबिया का पठार, जो कि सबसे बड़ा है। इसी के नीचे स्थित है कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? कोलंबिया का पठार। पूछा जा सकता है कि कोलंबिया का पठार किन श्रेणियों के बीच में है? तो एक तो हो गया कैस्केड और एक हो गया रॉकी, इन दोनों के मध्य स्थित है। क्लियर है नहीं है? इसी के दक्षिण में चलने पर, इसी के दक्षिण में नीचे की तरफ चलने पर यहां एक रेगिस्तान है या मरुस्थल है, डेजर्ट है, और इसी डेजर्ट का नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। इसी के दक्षिण में स्थित है ग्रेट बेसिन डेजर्ट या मरुस्थल, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार भी हो गया, सबसे बड़ा मरुस्थल भी हो गया। और इसी के नीचे यहां स्थित है एक पठार जिसका नाम है कोलोराडो, कोलोराडो पठार। क्या नाम है? कोलोराडो पठार। इसी के दक्षिण में स्थित है कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार। और याद रखेंगे इसी कोलोराडो पठार से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। और याद रखेंगे इसी नदी, कोलोराडो नदी, ये ऐसे जाती है यहां से इस तरीके से। कौन सी नदी है ये? कोलोराडो नदी। अब ध्यान से सुनो यहां पर हुआ क्या है। ये जो कोलोराडो नदी यहां से गुजरी है, इस कोलोराडो नदी ने यहां पर क्या किया है? तो आंसर होगा यहां पर एक घाटी का निर्माण कर दिया है। किसका निर्माण किया है? एक घाटी का निर्माण किया है, फॉर्मेशन ऑफ अ वैली। और इसी घाटी में बड़े बड़े महाखंड पाए जाते हैं, बड़े बड़े महाखंड पाए जाते हैं। महाखंड का मतलब है गड्ढे, और इन्हीं बड़े बड़े महाखंड को कहते हैं कैनियन। क्या कहते हैं? कैनियन। एक बार ध्यान से सुनो, होता क्या है, मान के चलो ये सतह है और कोई नदी यहां से ऐसे बह रही है, तो ये नदी धीरे धीरे जब यहां से बहती है, ढाल के विपरीत बहने वाली, अक्सर ढाल के विपरीत बहने वाली नदियां अक्सर किसका निर्माण करती है? महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है। अब ये नदी मान लो ऊपर से जा रही है, इस नदी ने इस भूमि के इस भाग को काट दिया। अब ये नदी यहां से ऐसे जा रही है, फिर इसको और गहरा कर दिया, अब ये यहां से जा रही है, फिर इसको और गहरा कर दिया, फिर यहां से जा रही है। तो सबसे पहले बनती है वी आकार की घाटी। कैसे आकार की? वी आकार की घाटी। फिर वी आकार की घाटी जब और गहरी हो जाए, जब ये वी आकार की घाटी और गहरी हो जाती है, तब उसे कहते हैं कैनियन। और कैनियन जब और गहरा हो जाए उसे कहते हैं गार्ज। उसे क्या कहते हैं? गार्ज। लेकिन यहां पर क्या बनाया है? कैनियन। तो कैनियन याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कैनियन है ग्रेट कैनियन। कैनियन, इस कैनियन का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं ग्रेट कैनियन। क्या कहते हैं? ग्रेट कैनियन। और याद रखेंगे ये ग्रेट कैनियन जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कैनियन है, या उत्तरी अमेरिका के साथ साथ विश्व का भी कह सकते हो आप। उत्तरी अमेरिका या विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। क्या है? सबसे बड़ा कैनियन है। बात समझ में आई या नहीं है आपके? भाई मैंने क्या कहा? अलास्का तटीय क्षेत्र, कैस्केड, सियरा नेवादा और इसी के समांतर चलती है रॉकी पर्वत। दोनों के मध्य यानी कि कैस्केड और रॉकी माउंटेन के मध्य कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन मरुस्थल और कोलोराडो पठार है। इसी कोलोराडो पठार से एक नदी निकलती है, कोलोराडो नदी,
जो घाटी का निर्माण करती है, घाटी से बड़े बड़े महाखंड गड्ढे बनते हैं, उन्हीं गड्ढों को क्या कहते हैं, कैनियन। और जो उत्तरी अमेरिका में इस नदी ने कैनियन बनाया उसका नाम है ग्रेट कैनियन, जो कि उत्तरी अमेरिका के साथ साथ विश्व का भी क्या है, सबसे बड़ा कैनियन है। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आ गई हो तो उसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आइए भाई। अब हुआ क्या है, देखो जरा, ये रॉकी माउंटेन, अच्छा ये भी लिख लेना, रॉकी माउंटेन की जो लंबाई है वो लगभग 4800 किलोमीटर है। और इस रॉकी माउंटेन की जो सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट एल्बर्ट। यहां पे लिख लेना, क्या नाम है, माउंट एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई 4401 मीटर है, रॉकी माउंटेन। उसके बाद देखो यहां अलास्का और मैक्सिको, ये क्या है, मैक्सिको, और ये क्या है, अलास्का। अलास्का और मैक्सिको के बीच में कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। अलास्का और किसके बीच, मैक्सिको के बीच क्या है, कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, स्थित है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पानी भी भरा हुआ है। तो होता यह है कि इस अलास्का और मैक्सिको तक की जो भूमि है उसमें कहीं कहीं भागों पर पानी भरा रहता है, और उन पानियों से गर्म ऊष्मा की क्या निकलती है, हवाएं निकलती है, जो उस पानी को भी क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो अलास्का और मैक्सिको के बीच सक्रिय ज्वालामुखी के कारण यहां पर जो पानी क्या होता है, स्टोर होता है, वो पानी कैसा होता है, गर्म होता है। कैसा होता है, गर्म, जिसे आप कहते हो हॉट स्प्रिंग। तो इन सक्रिय ज्वालामुखी के कारण इस अलास्का और मैक्सिको के बीच गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। गर्म जल के स्रोत क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इन गर्म जल के स्रोतों को ही कहा जाता है गीजर। क्या कहा जाता है, गीजर। क्लियर है नहीं? कनाडा और अमेरिका दोनों की सीमा पर कई सारे हॉट स्प्रिंग स्थित है, लगभग 4000 से ज्यादा, लगभग 4000 गीजर स्थित है यहां पर, 4000 से भी ज्यादा। ये तो एक मिनिमम है जिन्हें हॉट स्प्रिंग कहते हैं, हॉट स्प्रिंग। समझ में आई बात या नहीं आई? चलिए, बस ये था क्या, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। उसके बाद आता है हमारा उत्तरी अमेरिका का लास्ट स्थलाकृति का भाग, जिसका नाम है मध्यवर्ती मैदान। तो फोर्थ पॉइंट आप डालोगे, मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन या मिडिल एज प्लेन। सबसे पहले इन प्लेनों की स्थिति कहां है वो देख लेते हैं। देखो भाई जरा, देखो यहां तो हो गया कनाडियन शील्ड, ये वाली, इन्हीं के बीच में यहां स्थित है क्या, मध्यवर्ती मैदान। केवल यहां तक ही। कौन सा मैदान, मध्यवर्ती मैदान। सबसे पहला पॉइंट होगा कि इस मध्यवर्ती मैदान का निर्माण किसने किया है, तो याद रखेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी ने, मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 3750 किलोमीटर की है। याद है मैंने कल पढ़ाई थी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी ने क्या कर दिया है यहां पर, इस नदी ने यहां पर किसका निर्माण कर दिया है, इस मैदान का क्या कर दिया है, निर्माण। समझ में आया नहीं? तो इस मिसिसिपी मिसौरी नदी के कारण ही किसका निर्माण हुआ है, इस मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। और याद रखेंगे, अब देखो जरा, यहां से जा रही है भूमध्य रेखा, और उसके बाद याद रखेंगे नीचे की तरफ से, यानी कि यहां पर है, याद हो यदि आपको,
यहाँ है हमारा साउथ अमेरिका, और इसी साउथ अमेरिका में यहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री, और इसी के नीचे से यहाँ से जाती है कौन सी, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और ये नॉर्थ। तो यदि आप लोगों ने कभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र समझे हैं, तो याद है आपको जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब होता क्या है कि उत्तरी अमेरिका में इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है एक घास, और उस घास का नाम है पियरी घास। तो याद रखेंगे कि इसी मैदान में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का नाम क्या है, तो याद रखेंगे इसका नाम है पियरी घास। पियरी घास क्लियर है नहीं? ये यहां पाई जाती है, यहां पाई जाती है पियरी घास। आप कह सकते हो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। याद रखेंगे पियरी घास में जो मवेशी पाए जाते हैं, या जो मवेशी फार्म है, होता नहीं है जहां पालते हैं पशुओं को, उन्हें क्या कहते हैं, मवेशी फार्म। उन्हें रेंज कहते हैं, उन फार्म को क्या कहते हैं, रेंज। और इन रेंज की रक्षा कौन करता है, काउबॉय। काउबॉय आपने सुना होगा, एक ऐसा आदमी जो हैट पहनता है और उसके बड़े बड़े जूते भी होते हैं, मूवीज में देखा होगा। इनकी सुरक्षा ही कौन करते हैं, काउबॉय करते हैं। तो हमने ये भी जान लिया कि मिसिसिपी मिसौरी नदी ने इसका निर्माण किया है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं और उनका नाम क्या है, पियरी घास। एक और ये भी पढ़ लिया हमने कि यहाँ पर क्या कई सारे हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। हाँ अगर पूछे, अच्छा वो रह गया इसमें एक पॉइंट, आप पीछे वाले पॉइंट में हॉट स्प्रिंग वाले पॉइंट में लिख लेना, विश्व का सबसे बड़ा गीजर, विश्व का सबसे बड़ा गीजर जो है वो कहां है, तो येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है, और उसका नाम है, जो विश्व का सबसे बड़ा गीजर, यानी कि जहां गर्म जल के फुहारे टाइप है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि दुनिया का सबसे पुराना पार्क है। यह भी याद रखना, विश्व का सबसे पुराना पार्क है, विश्व का सबसे पुराना पार्क है। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम है, एक मिनट, ओल्ड फेथफुल। आप चाहो तो ऐसे भी लिख लेना, ओल्ड फेथफुल। ये विश्व का सबसे बड़ा गीजर है, हॉट स्प्रिंग। एक पॉइंट तो ये वाला बन गया, एक पॉइंट ये वाला बन गया सबसे पुराना, और ये हो गया उसका नाम। तो ये पिछले पॉइंट का है भाई। मध्यवर्ती मैदान से पहले मैंने आपको करा ना पश्चिमी कोर्डिलेरा में गीजर, तो उस गीजर में सबसे बड़ा लिख लेना, ये रह गया। विश्व का सबसे बड़ा गीजर ही है येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल। क्लियर है नहीं है? चलिए, तो यहां खत्म होता है आपका उत्तरी अमेरिका। तो मैंने 3 पार्ट में आपको उत्तरी अमेरिका खत्म करा दिया है। अब हम सभी को पता है कि 3 पार्ट्स में तो डिवाइड होने वाला है नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज को पढ़ते हैं महाद्वीपों में, ठीक है। उसको आगे किसी दिन कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन मेन पोर्शन जो उत्तरी अमेरिका का है, या उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति या भौतिक स्वरूप, वो मैंने आपको क्या कर दिया, सारा का सारा पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा उत्तरी अमेरिका। तो जिसका यहाँ से रह रहा है स्थलाकृति से, वो स्थलाकृति से नोट कर लीजिए।
और बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ऑफलाइन क्लासेस वालों को। ठीक है भाई, आपको ग्रुप में क्या मिल जाएंगे, इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे इनके। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एट लास्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।